अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, बिलाखिर तहरीके इंसाफ को कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी दरख्वास्त में आईनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे, 7-5 की अक्सरियत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद अब पार्लिमान की मखसूस नशिस्तें ना तहरीके इंसाफ को मिलेंगी ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, बल्कि ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में बांटी जाएंगी, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद के 2/3 अक्सरियत हो जाने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। इस फैसले पर जहां तहरीके इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद में तनाज़े रहा, वहीं इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी सख्त तनकीद के साए में रहे। मगर बिलाखिर मुतवक्के फैसला सुनाए जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक और मुतनाज़े फैसले का इजाफा हो गया है। अगर बिलफर्ज ये बात आइन के आर्टिकल्स की रूह से मान ली जाए कि मखसूस नशिस्तें उस जमात को नहीं मिल सकती जिसका इंतखाबी निशान ना हो, या ऐसी जमात जिसने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा ना कराई हो, तो ये बात किस तरह समझ आएगी कि नशिस्तें ऐसी जमातों की झोली में डाल दी जाएं जो उसकी सिरे से हकदार ही नहीं है, क्योंकि आईने पाकिस्तान तो जीती हुई नशिस्तों के तनासुब पर मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म सादर फरमाता है। कौमी असम्बली में इजाफी नशिस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत है, मगर अब हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान की हमायत हासिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 27 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मुमकिना फार्मूला सामने आ गया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम 7 नशिस्तों के साथ सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे, जबकि मजीद एक इजाफी खवातीन की नशिस्त भी इन्हीं दोनों जमातों में से किसी को एक को मिलेगी, जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इस तमाम तनासुब को देखकर कोई भी आम शख्स हो या माहिर कानून व आइन हो, वो उसकी मुदल्लल दलील नहीं दे सकेगा कि आखिर किस तरह बिना जीते ही इजाफी नशिस्तें किसी जमात को माले गनीमत की तरह दी जा सकती हैं। इस फैसले के खिलाफ हस्बे साबिक तहरीके इंसाफ ने तो शदीद बरहमी का इजहार किया है, वहीं पीटीआई कारकुनान ने सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और क़यादत से भी नाराजगी का इजहार किया है कि अब तक ना तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मौसर एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई गई है और ना ही अदालती मामलात में अब तक जमात को कोई रिलीफ मिल सका है। फैसले के बाद रहनुमा तहरीके इंसाफ सलमान अकरम राजा ने भी तनकीद करते हुए कहा, जो असल ताकत आइन और जमहूरियत के रास्ते में खड़ी है वो हमसे बात करे और बताए कि उन्होंने क्यों ये रविश इख्तियार की है। ये हुकूमत जो खुद बैसाखियों पर है, ये खुद कहते हैं कि हम मजबूर है। जो असल ताकत आइन और जमहूरियत के रास्ते में खड़ी है वो हमसे बात करे और बताए कि क्यों ये रविश अपनाए हुए हैं। किस तरह हम इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं। जो लोग उनके खुद रहीन हैं, बैसाखियों की मदद से खड़े हैं, उनसे भी हमने बात की। इनके हाथ में कुछ नहीं है, खुद वो जब बैठते हैं तो वो कहते हैं मजबूर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक तरफ इस फैसले के बाद तहरीके इंसाफ को पार्लिमानी सियासत में डेंट पड़ा, वहीं पंजाब असम्बली में भी तहरीके इंसाफ के मेंबरान के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मरियम नवाज के खिलाफ ऐवान में एहतजाज करने पर 26 अरकान की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया, जिस पर मलिक अहमद खान ने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मैं ऐसा एहतजाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर किसी को एतराज है तो मेरे ऑर्डर्स को अदालत में ले जाए। As long as I sit on this chair, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको I am giving you the right reasons. I have suspended you. Take this ruling of mine to any court of law. मेरे पे हक कोई नहीं, मेरी एक अलग लेजिस्लेटिव ऑर्गन की हेडशिप है मेरे पास। I am passing this order today. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. इसके जवाब में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली रहनुमा पीटीआई मलिक अहमद भच्चर ने भी सख्त तनकीदी जवाब देते हुए कहा है कि हमारे लीडर के खिलाफ नारा लगाओगे तो हम तुम्हारे लीडर के खिलाफ नारा लगाएंगे। तुम चाहते हो हम तुमसे डर जाए, हम तो उनसे नहीं डरे जिनसे सारी दुनिया डरती है। पंजाब हुकूमत इस वक्त फिरौन बनी हुई है। अगर हमारे लीडर के खिलाफ नारा लगाएंगे तो हम उनके लीडर के खिलाफ लगाएंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप सस्ताइयत की इंतहा पे हैं,
आप फिरौनियत की हुकूमत पंजाब इंतहा पे है, इनकी जो मतलियां हैं, इनके जो रेफरेंस हैं, इनसे अब नहीं डरते। आपने 20 लाख रुपया जुर्माना आयद किया एमपीएस पे, हम आपके जुर्मानों से नहीं डरते, हम उसके खिलाफ केस जरूर लड़ेंगे। उसकी मुल्क में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। बज़ाहिर महसूस होता है कि मौजूदा हुकूमत फिल वक्त अददी एतबार से भी और दीगर अमूरों में भी इंतहाई मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। वहीं अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ बयानात की हद तक तो बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए है, मगर कोई मजबूत एहतजाजी हिकमत अमली जिससे वो हुकूमत को परेशान कर सके नजर नहीं आती। क्या मौजूदा सिस्टम बगैर किसी रुकावट के अब अपनी आईनी 5 साल की मुद्दत को पूरा कर लेगा? क्या तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में कोई मुअस्सर एहतजाज करते हुए हुकूमत को घुटनों पर ला सकेगी? पार्लियामान में 2/3 हासिल करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद क्या मुमकिन तरमीम और बिल ला सकते हैं? क्या अददी एतबार से पार्लियामान में कमी इमरान खान की रिहाई के दरवाजे बंद कर चुकी है? इन तमाम सवालात पे हम बात करेंगे, हर पहलू को जांचेंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, अदालती फैसला आ चुका है, पार्लियामान की अक्सरियत वाज़ेह है और अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 का ऐवान है। पीटीआई की क़यादत फिलहाल तो कोई बड़ी एहतजाजी कॉल की जानिब नहीं गई, मगर इस सब के बाद आप ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की मजबूती और इस निज़ाम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कुछ 27वीं आईनी तरमीम भी पाइपलाइन में है। देखिए, मेरी नज़र में तो ये फैसला बड़ी हद तक गैर ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर पहले ही हुकूमत का कंट्रोल है और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई, आप सोच सकते हैं कि उसके होते हुए कोई इतना बड़ी बात नहीं थी कि वो 27वीं भी वहीं से करवा लेते। इसका जो असल नुकसान है वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा है, इसका जो असल नुकसान है वो पार्लियामान को पहुंचा है, जहां पे जो एक पॉलिटिकल थोड़ी बहुत भी समझें कि पार्टिसिपेशन थी सिस्टम में, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, एरोड हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो तासुर है वो बहुत उनको नुकसान पहुंचा है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि सुप्रीम कोर्ट अपनी परसेप्शन जो है उसको बेहतर कर सके। तो आई थिंक कि इसका काफी जो है वो नुकसान पहुंचा है इन सारे मामलात पे। सर, बहुत से लोग पीटीआई को दोबारा पार्लियामान से दस्तबरदारी के भी मशवरे दे रहे हैं। ये काम पहले भी पीटीआई ने किया था और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ दिया था, लेकिन वो सबसे बड़ा सियासी नुकसान साबित हुआ था। क्या अब दोबारा ऐसे ऑप्शन पर गौर करना अक्लमंदी है? पहली बात तो यह है कि बिल्कुल नुकसान साबित नहीं हुआ था। आज पीटीआई जो कुछ है वो उन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है। आप सिस्टम में रह के सिस्टम से नहीं लड़ते, सिस्टम से बाहर आके जब पीटीआई ने इस सिस्टम को तोड़ा, खत्म किया, तो फिर ही पीटीआई इस हैसियत के ऊपर है जिसके ऊपर आज इमरान खान खड़े हैं कि पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है, जिन्होंने इक़्तिदार को ठोकर मारी और बाहर आ गए। देखिए ना, ये तो पीटीआई को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला उसका। और अब जो हो रहा है, मेरा ख्याल है पीटीआई तो बाहर नहीं आना चाहती, लेकिन जितने ठुड्डे मुक्के उन्हें मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से अब 9 मई के मुकदमों में एमएनएस को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, पहले हुआ है, पीटीआई के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर आना पड़ेगा। अब तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम पीटीआई का फैसला करती है पार्लियामान से इस्तीफा देने। अच्छा, मतलब कॉर्नर तो ऑलमोस्ट वो कर ही चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की अगर हम बात करें तो वो भी भरपूर अपोजिशन के मूड में नजर आते हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया कि ना पिछली हुकूमतों को चलने दिया, ना इसे चलने देंगे। और मौलाना फजल रहमान वो शख्सियत है जिनसे हुक्मरान इत्तेहाद भी डरता भी है और इज्जत भी करता है। क्या पीटीआई को मौलाना के साथ बाकायदा आपको लगता है कि तालमेल बढ़ाकर तहरीक चलाने की जरूरत है? पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है उसमें सुकम ही ये है कि वो अकेले खड़े, ना उनके साथ मौलाना है, ना उनके साथ जो है वो जमात इस्लामी है, ना जीडीए है। सो इस अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से ही पीटीआई का जो एक तन्हाई है, उसकी वजह से ही पीटीआई जो है वो कमजोर नजर आती है। आज अगर मौलाना और पीटीआई इकट्ठे हों और फॉर एग्जांपल वो पार्लियामेंट से भी अगर रिजाइन का फैसला अगर इकट्ठे करते हैं, तो आप देखिए ना इसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा हमारी सियासत के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली मौलाना फजल रहमान के साथ जो अलायंस नहीं हो सका, और उसमें 100% गलती पीटीआई की लीडरशिप की थी, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो खराब।
बट मौलाना साहब भी तो बेनिफिशियरी हो सकते हैं ना। अभी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उनकी भी नशिस्तें बढ़ गई हैं, तो डोंट यू थिंक कि वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे? आपने एक बयान में भी कहा कि अली मीन गंडापुर साहब को खुद रुखसत हो जाना चाहिए और JUI की हमायत याफ्ता वज़ीर आला आना चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये कि अमली तौर पर ये मुमकिन है क्या? जो फैसला साज है वो ये होने देंगे? देखिए, बात यह है कि आपने तो अपनी हिकमत अमली बनानी है। बेहतरीन हिकमत अमली यही होगी, रोक नहीं सकता कोई। KP की में हुकूमत बानी गई ना PTI की, क्या क्या रोकने के क्या क्या जतन नहीं किए गए। तो मेरे ख्याल में अभी भी जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो तो यही है कि JUI और PTI मिलके वहां पे वजीर आला और हुकूमत बनाए। उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी आएगी KP के अंदर भी एक, और उससे आपका वफाक में भी जो है वो कोऑपरेशन जो है वो कायम होगा। तो आई थिंक यही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है वो तो यही है। लेकिन बाकी अब JUI को अगर सीटें नहीं मिलती तो वो पीपल्स पार्टी और नून को चली जाएंगी। जी, बेहतर है कि JUI ले ले, PTI को तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और फिर सेनेट के जो इलेक्शंस हैं KP में जो होने हैं उसमें भी जरूरी है कि JUI और PTI इत्तेहाद करें आपस में। अनफॉर्चुनेटली PTI में इस वक्त कोई लोग नहीं हैं जो कि ये बीड़ा उठा सकें, ये काम कर सकें, अदरवाइज ये काम बड़ा आसानी से हो सकता। तो सर फिर आप जैसे आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा PTI की क़यादत है वो ये बोझ उठा नहीं सकती, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये सब कर सके, सियासी फैसले ले सके, तो फिर आप इमरान खान और PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और क्या हिकमत अमली सजेस्ट करेंगे? देखो, जब तक लोग इमरान खान के साथ हैं, जाहिर है इमरान खान का मुस्तकबिल तो उनको तो कुछ नहीं हो सकता ना। इमरान खान तो इस वक्त 70% पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है और उसमें कोई राय नहीं है कि वो पाकिस्तान के इस वक्त अवाम की उमंगों का अगर कोई तर्जुमान है तो वो इमरान खान है। लेकिन उसके लिए स्टांस उनका बहुत बड़ा है, स्ट्रेटजी नहीं है। मैं बड़ी दफा उनको सजेस्ट कर चुका हूँ, उनकी जो है समझे अर्जदाश्त भी उनको की है कि सर इस तरह अकेले पॉलिटिक्स नहीं हो सकती एंड वी एक्चुअली नीड पीपल टू स्टैंड विद अस। अब वो देखते हैं कब खान साहब ये रियलाइज करते हैं। तो सर फिर क्या आखिर क्या वजह बाकायदा तौर पर आप जैसे सियासी रहनुमाओं को PTI में वापसी का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि आप जैसे लोग जो सियासी बसारत रखते हैं दे शुड ज्वाइन इट प्रॉपर्ली और ऑफिशियली और वो इसको लीड करें? आपकी पार्टी शमूलियत में कौन रुकावट बन रहा है? हम तो PTI का ही अपने आप को हिस्सा समझते हैं और हम इमरान खान का, हमारा दिल दुख रहा है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। लेकिन देखिए ना, हम तो चलो बाहर हैं, जो अंदर हैं 2.5 साल से शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं, उनकी पार्टी में क्या सियासी हैसियत है? महमूद रशीद की क्या एडवाइस ली जाती है? एजाज चौधरी से पूछा जाता है कि क्या पार्टी की पोजीशन होनी चाहिए? यास्मीन राशिद, उमर चीमा, इन लोगों की क्या हैसियत? तो पार्टी के अंदर एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल क्लाउन्स जो है, शिबली फराज जैसे और ये लोग बाकी, सलमान राजा टाइप, ये लोग लगा दिए गए हैं जिनके होते हुए कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं। जब तक खान साहब इनके साथ चलना चाहते हैं, गुजारा करना चाहे, उनकी मर्जी है। 2 साल हो गए हैं, मैं उन्होंने कहा आप इनको बेशक साल और रख लें, आप जितनी देर अंदर रहना चाहते हैं खान साहब इनको रख लें पार्टी में और इनसे चलाने की कोशिश कर लें, ये नहीं चला सके। बिल्कुल सर, PTI के मेंबरान अब हतमी तौर पर आज़ाद करार दे दिए गए हैं जिनका मुस्तकबिल यकीनन अब पार्टी पॉलिसी के ताबे नहीं है। जैसा कि हमने देखा आज साहिवाल से PTI के हमायत याफ्ता जो MNA है उस्मान अली, उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। वो साहब है जिन्होंने कुरान शरीफ पे हल्फ उठा के कहा था कि वो इमरान खान का साथ देंगे और इन्होंने ही 26वीं आईनी तरमीम में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था। तो आप क्या समझते हैं असल मसला कहाँ आया है कि ऐसे लोगों को पार्टी में फ्रंट फुट पर लाया गया और टिकट दिया गया जो इमरान खान के नजरिए का बोझ नहीं उठा सकते थे? देखिए, वो तो खैर नून लीग ने बड़ी, मैं समझता हूँ, एक और रहमकाना हरकत की है, क्योंकि देखिए ना, नून लीग समझ रही है कि मोरालिटी वगैरह बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है और उन्होंने उसको बिल्कुल ही त्याग दिया है, तलाक ही दे दी है मोरालिटी को। कोई अपनी समझिए कि इखलाकियात को, कुछ चीजों उनके नजदीक कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। एक शख्स जो कुरान उठा के लोगों को वादा कर रहा है कि वो PTI का कैंडिडेट और PTI को कभी दगा नहीं देगा, वो अगर हुकूमत में शामिल हो रहा है तो उससे हुकूमत की नेकनामी हो रही है या बदनामी हो रही है, जबकि हुकूमत को कोई खास जरूरत भी नहीं है उसकी। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग तो मुझे समझ नहीं आता कि अच्छे खासे उनमें अक्लमंद लोग भी हैं, लेकिन बिल्कुल ही उनकी कोई इस वक्त उनकी अकल मारी गई है, क्या हुआ?
दूसरा ये है कि ठीक है, दबाव भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं और आपको उनके साथ जो है वो मैनेज करना होता है, चीज़ें आगे बढ़ानी होती हैं। पीटीआई का तो ज़ाहिर है कि बहुत प्रेशर है लोगों के ऊपर, बड़ी चीज़ें हैं, बहुत लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। बहुत लोग जो हैं वो हटे भी हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लोग मिलिटेंट तो नहीं है ना। जी। पीटीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दे आर नॉट मेकिंग दैट एफर्ट कि जिसमें उन्हें पॉलिटिकल स्पेस ले सकें। पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो पीटीआई पॉलिटिक्स करेगी ना। अगर अगलों ने पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं देनी और हर काम के ऊपर ही होना, तो फिर पीटीआई ने क्या करना? सर, कुछ लोगों का हमें ख्याल तो है कि इस वक्त इमरान ये खान सोचना साहब है के कि पास शहबाज शरीफ नहीं है, जैसे नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब थे, तो इमरान खान साहब के पास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो दोनों तरफ से कोई मफाहमत कर सके, कोई दोनों तरफ से कोई राह हमवार कर सके। वैसे तो बात यह है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ ने तो पूरी नून लीग को ही खत्म करवा दिया। ऐसी पॉलिटिक्स भी तो का क्या फायदा कि जिसके साथ आपकी पार्टी की, आपकी नस्लें की सियासत ही खत्म हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो वो काम किया। इमरान खान को तो देखे ना, पर्सनली उनको शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं है। इमरान खान ने पर्सनली बाहर आना हो, वो कल कहेंगे जी मैं सियासत में अभी हिस्सा नहीं लेता, मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, इमरान खान कल बाहर आ जाएंगे, जो नवाज शरीफ ने काम किया था। तो ये तो देखिए ना, आप इमरान खान को हमें ट्रेस करना पड़ता है ना, जो दलेरी से, जिस हिम्मत से वो खड़े हुए हैं और वो अपने स्टांस के ऊपर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ द एटीट्यूड इमरान खान हैज, इसीलिए वो इतने बड़े लीडर। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर साबिक़ वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरे हुकूमत जहां भारतीय अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल और जालिमाना दौर साबित हो रहा है, वहीं बतौर मुल्क भारत की आलमी सतह पर जग हंसाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है जब भारत की आलमी सतह पर तज़हीक ना हुई हो। इसमें आलमी अदारों समेत जहां दीगर ममालिक शामिल हैं, वहीं भारत के अंदर से भी ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिनसे मोदी और बीजेपी अपना सियासी मुस्तकबिल दफन होता देख रहे हैं। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि 7 मई को पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फिजाइया के त्यारे तबाह हुए थे। भारत के सीनियर दिफाई तज्जियाकार प्राविन साहनी ने कहा है कि गुज़श्ता 11 बरसों में भारत की दिफाई और खारजी पॉलिसियां नाकाम नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह जमीन बोस हो चुकी हैं। इस सब के बावजूद भी भारत अपने मकरू कारनामों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय सॉफ्टवेयर्स के जरिए इसराइल की जानिब से ईरान में जासूसी का इंकशाफ हुआ है। 20 साल से भारत की ईरान में सॉफ्टवेयर इजारादारी ने ईरान की कौमी सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया। ईरान ने बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रूसी की इस दरख्वास्त को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने इसराइल और अमेरिका के हमलों का निशाना बनने वाली ईरानी जोहरी तंसीबात का दौरा करने की ख्वाहिश का जाहिर की थी। आलमी सतह पर एक रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक जनवरी 2025 तक दुनिया भर में 12,000 से जायद न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे, मगर हालिया जंगी हालात, जिनमें पाक भारत जंग और ईरान और इसराइल समेत यूक्रेन रूस जंग ने तमाम एटमी ममालिक को मजीद न्यूक्लियर हथियार की खरीदो फरोख्त की जानिब गामजन कर दिया है और दुनिया भर में इन हथियारों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। सबसे ज्यादा तादाद में जोहरी हथियारों की खरीद इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन कर रहा है। इस रिपोर्ट में अलार्मिंग ये है कि दुनिया भर में अब ममालिक के दरमियान सफारती मामलात और आलमी अदारों पर एतमाद की फिजा धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है, जहां हर मुल्क हथियारों और ताकत के बल पर कायम रहने और दूसरों को दबाने की कोशिश में सरगर्म अमल दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे पर गैर कानूनी हटधर्मी बरकरार है, जिस पर नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार ने भारत को वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जाहरियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। सिंध तास मुआहदे पर सालसी अदालत ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। सालसी अदालत का कहना है कि भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने के इक़दाम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे के हवाले से मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल-अरबी। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अहमद, भारत यूं तो मुसलसल
दुनिया भर में एक्सपोज होता जा रहा है। उसकी तायीद भारत के अपने ऑफिशियल्स कर रहे हैं कि तैयारों का नुकसान हुआ है। वहीं हम प्रावन साहनी जो रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं भारत के, वो इस सब को भारत की दिफाई और सफारती नाकामी करार दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार भारत को कितने साल पीछे धकेल चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं या जो फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रही हैं, डिप्लोमेसी की आप बात कर रही हैं, उसमें एक असूल होता है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट। आप जिन हालात में एग्जिस्ट कर रहे होते हो, आपने उनको इज्जत देनी होती है, आपने उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को डिफाइन और रीडिफाइन करना होता है। इंडिया, अगर आप उसको देखें पिछले 4-5 साल से स्पेसिफिकली और लार्जली अगर देखें 2014 से ऑनवर्ड्स, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए। भारत गालिबन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फॉरेन पॉलिसी रिटोरिकल होती है, और वो इस वजह से बनाई जाती है कि उसके अंदर मौजूद जो कल्टिस्ट हैं, जो फैशिस्ट हैं, जो भक्त या संगीत जिनको कहते हैं, जो वोटर है बीजेपी का, जो वोटर है आरएसएस का, उसको खुश करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। और वो जाहिर है वो एक हद तक, एक टाइम पीरियड तक चलती है, उसके बाद वो फिर फायर बैक करती है। तो इस वक्त आप जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट जो बनी हुई है, उसकी वजह यही है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक फैशिज्म पे बेस करती है, वो हिंदुत्व के ऊपर बेस करती है, वो एक कल्टिस्ट माइंडसेट के ऊपर बेस करती है। और जब पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई, जब पाकिस्तान ने मार्का हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इंडिया की जो रिटोरिक था पिछले 10 साल का कि हम चाइना का काउंटर बैलेंस है और हम इस खित्ते में सबसे बड़ी ताकत है और हम इमर्जिंग सुपर पावर है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ साथ भारत भी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगा। जब तसादुम हुआ इनका पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने इनकी सारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज करके रख दिया। अब इनके पास कोई सब्सटेंस तो है ही नहीं दुनिया को दिखाने के लिए कि वो भारत की इज्जत करें फॉरेन पॉलिसी डोमेन में। लिहाजा इस वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया, वो जो कहते हैं ना, हैज पंच्ड बियॉन्ड इट्स वेट, जितनी उसमें ताकत थी उससे ज्यादा उसने बड़ा काम करने की कोशिश की, और वो सारा वजन अब उसी के ऊपर आके गिर गया है। और अब आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फ्री फॉल करती भी नजर आ रही है। बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस को देखकर ही बनानी चाहिए अहमद, लेकिन भारत की जो जंगी और सफारती नाकामियां हो रही हैं वो आलमी सतह पर भी यकीनी तौर पर नोट हो रही हैं। दुनिया देख रही है कि एक शख्स का पागलपन कैसे पूरे खित्ते को खतरे में डाल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस सबसे भारत को जो दुनिया भर में असर और रसूख का भरम था, उसको कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, वो बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि इट इज इन र्यून्स, वो तबाही का शिकार है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। भारत के अंदर बहुत पावरफुल वॉइसेस जो हैं, वो आप देखें ना किस तरीके से उन्होंने नैरेटिव डोमेन में फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में 1 महीना उनको लगा ये मानने के लिए कि उनके 6 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। और फिर उसके बाद जो सीज फायर को लेकर इन्होंने तमाशा किया कि वो इंडियंस अब अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की, तो आपने सीज फायर की क्यों? आप तो एग्रेसर थे। और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया में ये दलीलें देते फिर रहे हो कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा था, जबकि आपका अपना पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उस जंग के दौरान पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जिसने सीज फायर की बात की थी वो इंडियन थे। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान अगर सीज फायर कर हमारी बात मान ले तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का वही, जैसा मैंने कहा, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने जो अंदर कल्टिस्ट हैं उनको खुश करना है। उनको खुश करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर का कहा और हमने तो अमेरिका के कहने पे सीज फायर नहीं किया और हमने पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर नहीं किया। तो लिहाजा जब वो ये बात करते हैं, पूरी दुनिया जो है वो कहती है कि यार हमारे सामने आपने ना सिर्फ अमेरिका की, आपने टर्की की भी मिन्नतें की, आपने यूएई की भी मिन्नतें की कि सीज फायर करवाओ, तो ये किस तरह का आप झूठ बोल रहे हैं? तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पूरी दुनिया के सामने भारत का बड़ा वाजे होकर सामने आया। और फिर उसके बाद आप ये देखें ना, ब्लंडर्स देखें फॉरेन पॉलिसी के कैसे हैं। इसराइल का सबसे बड़ा एलाय इस दुनिया में हमेशा से अमेरिका रहा है जी। इवन अमेरिकन भी इसराइल के साथ खड़े होने से झिझक रहे हैं पब्लिकली। वो कहते हैं कि यार दुनिया की सबसे मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इसराइल है, मोस्ट हेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड नेतन्याहू है, तो कम से कम हम पब्लिकली तो इनके सामने नहीं खड़े होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में इसराइल के साथ पब्लिकली ओपनली जो मुल्क खड़ा है वो भारत है।
बिल्कुल। सो ये अपने बिहाफ पे खुद इनके ब्लंडर्स हैं। मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में इनको लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का इसराइल है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें वेस्ट की सपोर्ट मिल जाएगी। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया को अभी भी अब से 20 साल पुरानी पॉलिसी के ऊपर लेके चल रहे हैं और ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। अब आप आने वाले दौर में देखेंगे कि ये मजीद और ब्लंडर्स करेंगे, क्योंकि इंडिया हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी कल्टिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है, जिस वजह से वो एक, जैसा मैंने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी एक तबाही का शिकार है। बिल्कुल। ईरान की जानिब से जहां मोसाद की जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले एजेंट्स को फांसी पर भी लगाया गया, हमने देखा, और ईरान ने अपना मुकम्मल दिफा भी किया और दुनिया को दिखाया कि इसराइल कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं है। लेकिन वहीं हम ईरान खित्ते में अगर सफारती मामलात में देखें तो इसराइल के सबसे बड़े हमायती भारत के साथ ही हमेशा क्यों खड़ा दिखाई देता है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चाबहार पोर्ट है जिसको अडानी स्पॉन्सर कर रहा है, जिसपे अडानी के शेयर्स हैं। और मिडिल ईस्ट में दूसरी कौन सी पोर्ट है जिसपे अडानी के सबसे ज्यादा शेयर्स है? हैफा पोर्ट है इसराइल की। तो पाकिस्तान का, हम बहुत अरसे से ईरानियंस को कहते रहे हैं कि आप इंडियंस का ख्याल करें। दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग जो एजेंट पकड़ा गया उसका नाम कलभूषण यादव है। और कलभूषण यादव क्या कहता था कि चाबहार पोर्ट पे मेरा कारोबार है। सो हम तो इनको समझाते रहे हैं ईरानियंस को कि आप ये हरकत ना, आप इंडियंस का ख्याल करें, आपकी इंफॉर्मेशन लेके इसराइल को दे रहे। अब इस दफा उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। अगर अब भी वो इंडिया को एज एन इंडियंस को उस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह वो इसराइलीज को करते हैं, तो फिर ईरान मजीद नुकसान उठाएगा। मैं और इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। अभी भी अगर उनको नजर नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है और कौन उनके अंदर के गद्दार है, या और कौन जो बाहर के इंडियंस हैं जो आके सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो तकरीबन ईरान को इस दफा तबाही के दहाने पर ले आए थे, उन्होंने उनके जैम कर दिया सब कुछ। एक रात के अंदर उनका आर्मी चीफ गया, उनके इंटेलिजेंस के चीफ गए, उनके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट गए, एक रात के अंदर इंडिया की वजह से। अगर फिर भी ईरान इंडिया को रोक नहीं सकता, उनको सजा नहीं दे सकता, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं? ईरान अपनी तबाही को खुद दावत दे रहा है, हम क्या कर सकते? बिल्कुल। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने मुसलसल इस बात पर दुनिया को इत्मीनान दिलाया कि ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। मगर अब अमेरिका के अंदर से इस बात की वजाहत आ रही है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ माह पीछे गया है। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से भी सामने आई। अलबत्ता व्हाइट हाउस इसकी तरदीद कर रहा है। आप क्या समझते हैं, अमेरिकी हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह हुआ है या सिर्फ वक्ती तौर पर रुका है? देखिए, जो उनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो रुका है, या मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे गया है। मुझे लगता है वो वहीं का वहीं पे खड़ा है। अच्छा। और जो अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर्स के साथ इनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स से। नंबर 1, ईरानियंस ये कहते हैं कि वो साइट्स जो थी वो हमने कई महीने पहले खाली कर दी थी। फिर उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस सामने आए जिसमें देखा गया कि अटैक होने से चंद घंटे पहले ट्रक्स खड़े हुए हैं जो वहां से सामान लेके जा रहे हैं उन साइट्स से। और अगर वो साइट्स खाली थी या वो साइट्स एक्टिव थी तो अमेरिका को पता होना चाहिए ना। ये तो पब्लिक नॉलेज होती है एक तरह से कि साइट्स खाली हैं, कि साइट्स के साइट से सामान निकाल लिया गया या वो अभी भी उसी तरीके से एक्टिव है। तो जब अमेरिकन ने अटैक किया, अगर वो साइट्स एक्टिव थी तो फिर इसका मतलब है कंटेमिनेशन भी फैलनी चाहिए थी। इलाका पूरे का पूरा शहर चिनॉर्बल की तरह का वाकया होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ जी। तो यही बात है कि वो साइट्स खाली थी और अमेरिका ने जो उनके ऊपर अटैक किया दैट वाज अ फेस सेविंग। क्योंकि ईरान ने जब कतर में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने उससे 2 दिन पहले अपने 40 के करीब जहाज वहां से एयरबेस से निकाल लिए थे। तो लगता था कि एक तरह से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के इन्होंने अटैक्स किए हैं। और अभी भी ये दोनों फेस, देखिए अमेरिका इस वक्त खित्ते में जो मिडिल ईस्ट में जंगें हो रही हैं उनसे निकलना चाह रहा है, और वो निकलने के लिए उसको एक फेस सेविंग चाहिए। सो ठीक है, अगर वो निकलना चाह रहा है उसको एक फेस सेविंग चाहिए, गुड फॉर अमेरिका। बट मुझे नहीं लगता कि ईरान का जो भी प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, जिसको अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि उसने खत्म किया है B-2 बॉम्बर्स की बॉम्बिंग की वजह से, वो इस तरीके से होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता कि आपका एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है जो 3 साइट्स की बॉम्बिंग से खत्म हो जाए और वो भी वो साइट्स जो खाली हों। So I think it was all coordinated. अमेरिका और ईरान के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ठीक। एक और भी इंटरेस्टिंग, अहमद स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी जिसमें कहा गया कि जौहरी हथियारों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ रही है।
क्या जौहरी हथियारों की खरीदो फरोख्त का रुझान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि ईरान ने भी इस मुआहदे में ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे माहौल में दुनिया के अमन का क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि जो आलमी अदारे हैं वो नाकाम हो गए, डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है, लोग अब अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, वो जो रिपोर्ट जिस स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, उस रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल्स और भी हैं जी। और उसको अगर आप इन डेप्थ स्टडी करें तो काफ़ी टेक्निकल नेचर की रिसर्च है इन सारे वेपन सिस्टम्स और इनकी परचेज और उन चीज़ों को लेके। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब है इस दुनिया में पिछले 5-10 साल में, जो जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, वो न्यू रियलिस्टिक हो गया और उसमें हर मुल्क जो है वो अपनी, ये ना वो कहते हैं ना, माइट इज राइट एंड ऑल एल्स कैन गो फ्लाई अ काइट, वो वाला प्रिंसिपल है दुनिया में। आप देखें रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें किस तरह की मीडिएशन हुई। रशिया पिछले 15 सालों से कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर रशियन लैंग्वेज को तबाह किया जा रहा है, यूक्रेन के अंदर हमारी जो सकाफत है, कल्चर है, उनको तबाह किया, क्राइमिया का मसला है वो हल करवा दो, तो ये जंग नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन की जंग हुई जो पूरे खित्ते को वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे लेके आई। इस वक्त जो गाजा के अंदर आप जेनोसाइड देख रहे हैं, दुनिया की तारीख का सबसे ब्रूटल जेनोसाइड है, वाहिद जेनोसाइड है जो डॉक्यूमेंट होके स्क्रीन के ऊपर चला है। फिर भी दुनिया ने 2.5 साल हो चुके हैं, तकरीबन कुछ नहीं उस पे किया। ईरान इसराइल की जो जंग हुई आपके सामने थी, दुनिया के अंदर जो रेड लाइन्स थी, जैसे उन्होंने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान पे, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं हो सकती, ये रेड लाइन है, हो गई। उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन पे हमला नहीं कर सकता, ये रेड लाइन है, हो गया। उन्होंने कहा जो इसराइल है वो गाजा के अंदर इन्वेड नहीं कर सकता, ये रेड लाइन है, हो गई। उनका चाइना ताइवान वाला जो मसला है वो एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ गया, वो भी रेड लाइन पूरी होगी। तो दुनिया में अब रेड लाइंस बची नहीं है, कुछ भी ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, सब कुछ ग्रे पे है। और हर मुल्क इस वक्त जंगों की तैयारी कर रहा है। एवरी कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। हर मुल्क अपने आप, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया। यूनाइटेड नेशंस आपको फंक्शनल नजर नहीं आ रहा, यूरोपियन यूनियन कोलैप्स का शिकार है। आप देखें दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर आपको जंगें नजर आ रही हैं। हर इस वक्त जो सिविलियन डिप्लोमेसी है वो खत्म हो गई है, बिल्कुल मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मिलिट्री जो रिलेशंस है उसकी बेस के ऊपर होने वाली डिप्लोमेटिक एंडेवर्स है। ओके, लास्ट क्वेश्चन अहमद। अमेरिकी सदर जहां नोबेल इनाम लेने के लिए बेताब नजर आते हैं और दुनिया भर में जंग बंदी का क्रेडिट लेते दिखाई देते हैं और अपने आप को पीस मैन कंसिडर करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ट्रंप गजा में भी किसी किस्म का मुआहिदा या जंग बंदी के मामलात कुछ तय कर सकते हैं? क्योंकि अब तक तो वहां इसराइली जहरियत बरकरार है। देखें, अमेरिका का एक तो वो ट्रंप का पीस प्राइस और वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट भी इस वक्त इसी बात में है कि अमेरिका जंगों से निकले। अमेरिका में फिलाडेल्फिया की आप गलियां देखें तो आपको ऐसे लगता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया। अमेरिका में होमलेसनेस जो है, जो होमलेस लोग हैं, अपनी तारीख के सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में वो लोग हैं जो सड़कों के ऊपर सोते हैं। इवन वॉशिंगटन की गलियां आप देखें तो आपको नजर आएगा कि लोग सड़कों के ऊपर सो रहे हैं। अमेरिका में ड्रग एडिक्शन अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका बहुत बुरे हालात में, आपकी एजुकेशन का क्राइसिस है, वहां पे स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे लोगों को। अमेरिका इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत बुरी कंडीशन में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में आने से पहले ये कहा था कि हम जो बाहर जंगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो जंगों से निकाल के हम अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए करेंगे। तो अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट यही है कि इसराइल को कोई ना कोई मॉडल दे दे कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका को इसराइल की जंगों में भी ना पड़ना पड़े और इसराइल की जंगों से किसी तरह अमेरिका बाहर भी निकल आए और इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात खराब भी ना हो। तो उस चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये अब्राहमिक अकॉर्ड और इस तरह के मॉडल्स दे रहा है। इसराइल अमेरिका को निकलने नहीं देना चाहता। इसराइल चाहता है कि उसका जो प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल है उसके आखिरी बॉर्डर फ्रॉम रिवर नाइल टू यूफ्रेटिस तक, जो वो कहते हैं कि हमने इसराइल बनाना है, उस तक जो है पहुंचने तक जो है अमेरिकी मरते रहे, अमरीकी मरते रहे और वो जो इसराइल है उसका फायदा उठाता रहे। तो इसराइल नहीं चाहता कि गाजा की जंग रुके, अमरीका निकलना चाहता है। अमरीका प्रेशराइज कर रहा है इसराइल को। अब देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अमेरिका जीतता है, इसराइल जीतता है। लेकिन सिचुएशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसराइल जंग खत्म नहीं करना चाहता, अमेरिका क्योंकि ये चाहता है कि इन जंगों से निकल के अपने मुल्क को, वरना अमेरिका तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में एक सिविल वॉर होती हुई आपको नजर आ रही है कि अगर अमेरिका इन बैरूनी जंगों से निकलकर अपने मुल्क को फिक्स नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अल अरबी बैन अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।